नमस्कार। आज का हमारा विषय भारत में बाल तस्करी की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे कि जब हमारे पास इतने कड़े कानून हैं तो फिर हमारे बच्चों को असल में न्याय मिलता क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक चौंकाने वाले नंबर से। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ एक साल के अंदर भारत में 53,000 से भी ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी, तस्करी और अपहरण जैसी चीजों से बचाया गया। ये नंबर इस संकट की गहराई को साफ साफ दिखाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपराध को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया है। हाल ही में केपी किरण कुमार केस में कोर्ट ने कहा कि तस्करी जीवन के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। मतलब ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये किसी के जीने के अधिकार पर सीधा हमला है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम इस चौंकाने वाली हकीकत को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये अपराध असल में है क्या। इसके बाद शोषण के अलग अलग रूप, भारत का कानूनी ढांचा और अदालतों के रोल पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में हम उस एक बड़े सवाल पर आकर रुकेंगे जो इन सब के बावजूद बना हुआ है। तो पहला पड़ाव, एक चौंकाने वाली हकीकत। ये वो आंकड़े हैं जो इस संकट के पीछे की असली कहानी बताते हैं और एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने लाते हैं। गृह मंत्रालय के डेटा को देखें तो 2018 से 2022 के बीच भारत में मानव तस्करी के 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। अब ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करती है वो अगले आंकड़े में छुपी है। और यही है वो असलियत जो सबसे ज्यादा परेशान करती है। सोचिए, इतने सारे मामलों में से सजा मिलने की दर सिर्फ 4.8%। मतलब साफ है 95% से ज्यादा केस में दोषी को कोई सजा ही नहीं हुई। इतने केस, इतनी तकलीफ और इंसाफ लगभग जीरो। यही वो खाई है, यही वो गैप है जिसे आज समझना है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कानून की नज़र में बाल तस्करी आखिर है क्या, इसे डिफाइन कैसे किया गया है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर पैलेर्मो प्रोटोकॉल इसे बहुत सीधे सीधे डिफाइन करता है। शोषण के मकसद से किसी बच्चे की भर्ती करना या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वहीं हमारा भारतीय कानून यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 143 इसे और भी साफ करता है। ये कहता है कि जबरदस्ती, धोखे से या किसी भी तरह का लालच देकर शोषण करना तस्करी है। तो ये जो शब्द है शोषण, इसका मतलब क्या है? इसका दायरा बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक है। इसमें फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज, गुलामी, बंधुआ मजदूरी, यहाँ तक कि जबरदस्ती किसी के अंग निकालना भी शामिल है। तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये कई तरह की क्रूरता का एक नाम है। अब इस कानूनी परिभाषा से आगे बढ़कर उन असल तरीकों को देखते हैं जिनसे बच्चों का शोषण होता है। ये हैं शोषण के वो अलग अलग चेहरे। तस्करी के कई भयानक रूप हैं। बच्चों से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाया जाता है, चाहे वो वेश्यालयों में हो या ऑनलाइन नेटवर्क्स पर। उन्हें शहरों में घरों के अंदर गुलाम बनाकर रखा जाता है। भीख मंगवाने वाले रैकेट उन्हें ड्रग्स के नशे में डालते हैं, कभी कभी तो अपाहिज तक बना देते हैं। उनसे फैक्ट्रियों, खेतों और खदानों में खतरनाक काम करवाया जाता है। और तो और उन्हें चोरी और ड्रग्स की तस्करी जैसे अपराधों में धकेल दिया जाता है, या फिर बाल विवाह और गैर कानूनी अडॉप्शन के नाम पर बेच दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इन सब अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए भारत के पास कानूनी सुरक्षा कवच कैसा है। और सच कहें तो ये एक मल्टी लेयर्ड कानूनी ढाल है। तो ये जो सुरक्षा है ना, ये कई लेयर्स में बनी हुई है। सबसे पहली लेयर, सबसे मजबूत, वो है हमारा संविधान। इसमें आर्टिकल 23 और 24 जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को सीधे सीधे रोकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल कोड BNS, जो नाबालिगों को खरीदने बेचने को एक संगीन जुर्म मानता है। और फिर इन सब के ऊपर हैं स्पेशल एक्ट्स, मतलब खास तौर पर बनाए गए कानून जैसे पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिनका एक ही मकसद है बच्चों की सुरक्षा। इनमें से जो पॉक्सो एक्ट है वो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है, मतलब ये लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर की सुरक्षा देता है। और इसमें सजा भी बहुत कड़ी है। गंभीर मामलों में उम्र कैद से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है। तो कानून तो बहुत मजबूत हैं। अब देखते हैं कि हमारी अदालतों ने, हमारी जुडिशरी ने वक्त के साथ इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है। ये दशकों की न्यायिक कार्रवाई की एक कहानी है। न्यायपालिका का रवैया हमेशा से ही इस मामले में बहुत सख्त रहा है। 1990 में विशालजीत केस में कोर्ट ने माना कि ट्रैफिकिंग एक बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है। 1996 में MC मेहता केस में खतरनाक जगहों पर बाल मजदूरी रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं। 2011 में
बचपन बचाओ आंदोलन केस में तस्करी से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए गए और आज केपी किरण कुमार मामले में इसे एक बार फिर जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां इरादे और असर के बीच का फासला साफ साफ नजर आता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। कि हमारे पास एक मजबूत संविधान है, बहुत व्यापक आपराधिक कानून है, पोक्सो जैसे बेहद शक्तिशाली स्पेशल लॉज हैं और दशकों से अदालतों के एकदम साफ निर्देश भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सजा की दर 5% से भी कम है। और बस यहीं आकर हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल यह है कि जब हमारे पास ट्रैफिकिंग के खिलाफ दुनिया का शायद सबसे मजबूत लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, तो फिर ज़मीनी हकीकत पर हमारे बच्चों के लिए कानून और न्याय के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है? ये वो सवाल है जो सिर्फ कानून की किताबों पर नहीं है। ये सवाल हमारे पूरे सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके अमल पर है।